हेलो एवरीवन, ये हम लोगों के चैनल का सेकंड वीडियो है। और पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट वीडियो में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी व्यूज़ आएंगे, बट अप्रॉक्सीमेटली मेरे फर्स्ट वीडियो का व्यू 100+ है, जो कि मुझे देखकर अच्छा लगा। और हम लोगों का जो आज सेकंड वीडियो है वो क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर है, जिसका ये पार्ट 1 है, जिसमें मैं हाफ चैप्टर को कवर कर रहा हूँ और पार्ट 2 में पूरे चैप्टर कवर हो जाएंगे। इस चैप्टर का वीडियो 2 ही पार्ट में आएगा, ये पार्ट 1 है और 2 दिन के बाद आपका पार्ट 2 आएगा। तो हम लोग आज अपने इस चैप्टर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो में पढ़ क्या कह रहे हैं। केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल चेंज ही है जिससे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस जब भी होंगे तो उसमें क्या रिएक्टेंट होते हैं, क्या प्रोडक्ट होते हैं। थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके गुण, उसको हम पहचानेंगे कैसे। फिर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। हम लोगों का फिफ्थ टॉपिक आएगा, कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, और रिएक्शन में कैटेलिस्ट, प्रेशर एंड टेम्परेचर, इन सभी का क्या रोल है। आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट स्लाइड में। चेंजेस, चेंजेस कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि चेंजेस हम लोगों के दो तरह के होते हैं। एक हम लोगों के सामने है फिजिकल चेंज, और दूसरा हम लोगों के सामने है केमिकल चेंज। ये दो तरह का चेंजेस हम लोगों के सामने। एक बार पढ़ते हैं फिजिकल चेंज को। A physical change is a type of change in which the form of matter is altered but no change in its chemical takes place। यानी उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में, सॉरी, यहाँ पे जो आपको केमिकल दिख रहा है यहाँ केमिकल कॉम्पोजिशन होना चाहिए था, वो टाइप करने वाले से कुछ मिस्टेक हुआ होगा। तो उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होता है, यानी कि नो केमिकल रिएक्शन ऑकर्स, किसी भी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन अगर नहीं करता। फिजिकल चेंज क्या हो गया। फिजिकल चेंज एक वैसा चेंज है जिसमें वो सब्सटेंस फिजिकली चेंज हो रहा है, यानी कि उसका रूप चेंज हो सकता है, रंग चेंज हो सकता है, शेप एंड साइज चेंज हो सकता है, बट कभी भी उसका कंस्टिट्यूएंट यानी कि जिन चीज़ों से वो बना है उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। केमिकली उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है। उनके फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर आ सकता है, बट उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपके सामने है। इट इन्वॉल्व्स चेंजेस लाइक फॉर्मेशन ऑफ आइस। फॉर्मेशन ऑफ आइस यानी कि बर्फ का जमना। जब हम पानी को रेफ्रिजरेट करेंगे तो क्या बनेगा, आइस बनेगा। और उसी पानी को जब गर्म करेंगे तो इवेपोरेट होके वेपर बनेगा। तो क्या बर्फ, पानी और भाप क्या तीनों अलग अलग चीज है? नहीं, तीनों पानी ही है और उसी का तीन अलग अलग रूप है। भाप भी आग बुझाएगा, बर्फ भी आग बुझाएगा और पानी भी आग बुझाएगा। तो क्या क्या तीनों के प्रॉपर्टीज में अंतर आया? केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं, बस उसके रूप में अंतर आया, उसके अपीयरेंस में अंतर आया। ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंज कहते हैं और उसको हम वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। उसके कंस्टिट्यूएंट में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि हम लोगों का आइस हो, वाटर हो या वाटर वेपर हो, वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही बनेगा। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई थर्ड एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कटिंग और ऑफ वुड। अगर हम लोग लकड़ी को काटते हैं, तो जब लकड़ी को काट देते हैं तो क्या लकड़ी का कंपोनेंट चेंज हो जाता है? बिल्कुल नहीं, लकड़ी वैसा का वैसा ही होता है। टीयरिंग ऑफ पेपर, यहाँ भी उसके कॉम्पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आता है। ये सारे के सारे चेंजेस फिजिकल चेंज हैं जो कि नेचर में रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब जिनको अपने पुराने रूप में फिर से लाया जा सकता है। जैसे हम अगर बर्फ को पिघलाकर पानी बनाते हैं तो पानी को वापस से जमा कर बर्फ बना सकते हैं, तो ये अपने पुराने रूप में वापस से आ गया।
ऐसे सारे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। अब हम लोग आते हैं केमिकल चेंज की ओर। तो हम लोगों का केमिकल चेंज क्या है? इट इज़ अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ साफ कर दिया गया है कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और न्यू सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होता है उन सब में न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। यानी कि विदाउट केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज नहीं हो सकता है। और दीज चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल प्रोसेस। इनको हम किसी भी तरह के कोई फिजिकल प्रोसेस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने पहले देखा था, जैसा मैंने बताया कि पानी को गर्म करके वेपर बना सकते हैं, तो वेपर को वापस से ठंडे करके आप पानी बना सकते हैं, बट केमिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, अगर आपका कच्चा फल पक गया तो क्या पका हुआ फल वापस से कच्चा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। कुकिंग ऑफ फूड, कच्चा खाना को हम गैस पे पका दिए तो क्या पका हुआ खाना वापस से कच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, वो जिस चीज़ से बना हुआ था उसमें चेंजेस आया है। इसकी डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर है हम लोगों का बर्निंग ऑफ वुड। लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी में कार्बन होता है, बट वो जलने के बाद ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, तो उसका फॉर्म चेंज हो गया, कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। यही होता है हम लोगों का केमिकल चेंजेस। और जहाँ भी केमिकल चेंज होगा वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा। विदाउट केमिकल रिएक्शन किसी भी तरह का कोई केमिकल चेंज पॉसिबल नहीं है, और इसको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से वापस से अपने पुराने फॉर्म में रिस्टोर्ड नहीं कर सकते। फिजिकल और केमिकल चेंज में आई होप सो इस स्लाइड से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और जहाँ कहीं भी केमिकल चेंज होगा वहीं पर केमिकल रिएक्शन होता है, यानी केमिकल चेंजेस ऑकर्स विथ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों का केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है भाई? तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। इस प्रोसेस के टाइम पर क्या होता है? एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। सबसे पहले एक बार इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। यानी जो सब्सटेंस बनता है उसका प्रॉपर्टी अपने पेरेंट मटेरियल से डिफरेंट होता है, नया होता है। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। हमने पढ़ा था ना कि कोई भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग एटम कहते हैं। उन्हीं एटम का रीअरेंजमेंट होता है। जब अरेंजमेंट फिर से होगा तो कंस्टिट्यूएंट चेंज हो जाएगा। यही तो केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन में दो इम्पोर्टेंट चीज आते हैं, एक है रिएक्टेंट्स और दूसरा है हम लोगों का प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है? सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो भी सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट्स, और फाइनली जो बन के निकलता है वो प्रोडक्ट। जस्ट एग्जांपल, एक रेस में 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो पार्टिसिपेंट कितने हो गए? 10। और फाइनली रैंक किनको मिलेगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आएंगे उन्हीं को ना गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल मिलेगा। तो आउटपुट कितना आया? ओनली 3। तो रिएक्टेंट्स 10 थे और प्रोडक्ट में सिर्फ 3 आए। दोनों में डिफरेंस हुआ ना। जो इनपुट देंगे हम लोग वो रिएक्टेंट, और जो फाइनली हम लोगों को मिलेगा वो होगा हम लोगों का प्रोडक्ट। जस्ट एग्जांपल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाएंगे, ये क्लास 10th केमिस्ट्री में लैब में जब हम लोग जाएंगे ना, तो ये हम लोगों का पहला एक्टिविटी होता है लैब में, जहाँ पर टीचर हम लोगों को मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके दिखाते हैं। ये स्पार्कलिंग सिल्वर कलर का होता है। सबसे पहले इसके ऊपर से जमे हुए लेयर को हटाया जाता है और उसके बाद इसे फ्लेम की मदद से जलाया जाता है। हम जलाने के बाद ये ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोगों को वाइट पाउडर मिलता है।
तो मैग्नीशियम रिबन जो कि प्योर मैग्नीशियम का है, जब हम उसको एयर में बर्न करते हैं तो एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। हम लोग क्लास 8 में ही पढ़े हैं कि ऑक्सीजन इज द बेस्ट सपोर्टर ऑफ कंबशन। विदाउट ऑक्सीजन के हम लोग कंबशन इमेजिन ही नहीं कर सकते, यानी कि अगर कहीं ऑक्सीजन ना हो तो वहाँ कंबशन होगा ही नहीं। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जब जलाते हैं तो वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं कंपाउंड का, ये तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। तो यहाँ पर ये कमेंट्स मत कीजिएगा कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO2 हुआ कैसे। अगर आपको ये जानना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया तो आप एक बार लास्ट वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूलाज बनते कैसे। ठीक है, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि फार्मूलाज बनते कैसे, उसके लिए आप पिछले वीडियोस को रेफ़र कर लीजिएगा। यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन होने से पहले जो पार्टिसिपेंट था वो क्या था हम लोगों का? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। हम लोगों ने लिया था मैग्नीशियम का एक रिबन और उसको एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया था। जलाने के लिए हमने यहाँ फ्लेम का यूज़ किया था जिससे उसको हीट दिया। ये जो आप ट्रायंगल का सिंबल देख रहे हैं ना, ये सिंबल इस चीज़ को सिंबलाइज करता है कि यहाँ हीट हम लोगों ने दिया, यानी हीट इनपुट किया गया। जब हम लोगों ने हीट दिया तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों हम लोगों के हो गए रिएक्टेंट्स, जो कि रिएक्शन के पहले था। और फाइनली हम लोगों को क्या मिला है? MgO2। इसे हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट, जो हम लोगों को आफ्टर द रिएक्शन मिला और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्लियर? यहाँ देखिए बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है। द मैग्नीशियम रिबन इज ऑलवेज क्लीन्ड विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग to remove the protective layer of basic magnesium carbonate from its surface। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन के ऊपर रब करते हैं। इस रबिंग से क्या होता है? उस रिबन के ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो उसको किसी भी कारण से इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर बढ़ गया, चूँकि मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है नेचर में, तो उसमें खुद पर खुद आग ना पकड़ ले, इसके लिए उसके ऊपर एक मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर होता है। और अब हम लोगों को जलाना है एक्टिविटी के लिए, तो जलाने से पहले उसको हम लोग सैंड पेपर से रगड़ के क्लीन करते हैं, रब करके, ताकि उसका प्रोटेक्टिव लेयर हट जाए और वो इजीली बर्न हो। केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया होगा यहाँ आप लोगों को, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट भी क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कशन किया था कि जहाँ पर भी कोई चीज़ होगा, कोई भी काम होगा, तो उसका एक सिंबल होगा ना। जैसे दिन हुआ, हम लोग कैसे कहते हैं कि हाँ दिन हो गया और रात हो गया? सन के प्रेजेंस और एब्सेंस से, सनलाइट के प्रेजेंस और एब्सेंस से, या ये कह सकते हैं अर्थ के रोटेशन से। तो हर चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। अगर हम किसी इंसान को देखकर कहते हैं कि वो लड़का है, वो लड़की है, कैसे? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग जज करते हैं कि कौन लड़का है, कौन लड़की है। उसी तरह से अगर कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है और वो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो केमिकल रिएक्शन के टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस। जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ किसी न किसी तरह का गैस रिलीज जरूर होगा। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये नया वर्ड हम लोगों को मिला, प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट होता क्या है? हम लोगों के सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या? अगर आप कोई सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो तो उसमें आप एक लिक्विड पार्ट लोगे और उसमें या तो आप सेकंड लिक्विड ऐड करोगे या कोई सॉलिड ऐड करोगे, उसमें मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद वो सॉल्यूशन रेडी हो गया। अगर उस सॉल्यूशन में कोई भी सब्सटेंस नीचे की ओर कंटेनर के बॉटम में डिपोजिटेड हो जाता है तो उस डिपोजिशन को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। यानी प्रेसिपिटेट क्या है?
the insoluble part of a solution which get deposited at the bottom of container is called precipitate। किसी भी सॉल्यूशन का वो पार्ट जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना होके कंटेनर के बॉटम में बैठ जाता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। थर्ड फीचर है चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना। फोर्थ फीचर है चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में अंतर आना। और फिफ्थ फीचर है चेंज इन स्टेट, यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस रिटर्न टू सॉलिड, लिक्विड रिटर्न टू गैस, इस तरह का चेंजेस। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन शो करेगा ही करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। बट इन पांचों में से मिनिमम एक कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करेगा ही करेगा। मोर देन वन भी हो सकते हैं, यानी एक साथ दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले, तीन देखने को मिले, चार देखने को मिले। और रेयरली कुछ केमिकल इक्वेशन ऐसे हैं जहां ये पांचों का पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को देखने को मिलता है। बट मिनिमम वन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर शो होगा ही होगा, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि यस देयर इज सम केमिकल रिएक्शन विच हैज ऑकर्ड एंड वी विल आइडेंटिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक एक करके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी किसी भी गैस का रिलीज होना। एवोल्यूशन का मतलब ही होता है रिलीज। Sometimes some gases are evolved during a chemical reaction and every gas has some feature due to which we can identify that which gas is being evolved during a chemical reaction। ये कहा गया है कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिन रिएक्शंस के टाइम में कुछ गैसेस रिलीज होंगे। अब जो गैसेस रिलीज होंगे हम उन गैसेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो हर गैस का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। जैसे किसी गैस का स्मेल कुछ अलग होगा, कोई किसी तरह का कलर चेंज शो करेगा, किसी का बर्निंग साउंड होगा, किसी का बर्निंग टेस्ट होगा, किसी का अनप्लीजेंट स्मेल होगा। तो हर गैस का अपना एक फीचर है, उससे हम लोग डिसाइड करते हैं या पता लगाते हैं, कंफर्म करते हैं कि जो गैस रिलीज हुआ वो कौन सा गैस है। और अगर ये देखना है कि गैस रिलीज हुआ कि नहीं, तो आप किसी रिएक्शन को एक टेस्ट ट्यूब में कंडक्ट करो, उसको ऊपर से कॉर्क से सील कर दो और एक उसमें उसे क्या कहते हैं लैब में जो हम लोग यूज़ करते हैं डिलीवरी ट्यूब लगा दो। और वो डिलीवरी ट्यूब को जब पानी में से आप पास कराओगे तो आपको बबल्स दिखेगा। तो जब बबल्स निकला यानी कि गैस रिलीज हुआ। जैसे एक एग्जांपल है, व्हेन वी ऐड जिंक ग्रैनुअल्स, यहाँ ग्रैनुअल्स का मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े से है। जब हम लोग जिंक के पार्टिकल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करते हैं, यानी कि हम लोगों के पास एक बीकर है, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, हम लोगों ने उसमें जिंक का कुछ पार्टिकल कुछ टुकड़ा उसमें डाला, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब जो गैस रिलीज हुआ वो हाइड्रोजन ही है, ये कैसे पता? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, तो गैस तो यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है। ये कैसे पता चलता है भाई? तो अभी हमने कहा ना कि हर एक गैस का कुछ प्रॉपर्टी होता है, वो हम लोगों को चैप्टर 2 में पढ़ना है कि किस किस गैस का कौन सा प्रॉपर्टी है। वो हम लोग उस प्रॉपर्टी से डिसाइड करते हैं कि कौन सा गैस वहाँ रिलीज हुआ है। सेकंड, जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करते हैं फिर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इस बार CO2 गैस इवॉल्व होता है। यानी कि कुछ रिएक्शंस ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ रिएक्शंस के दौरान कुछ गैसेस रिलीज होंगे। ये इस बात को दर्शाता है, यानी इट प्रूव्स दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर्ड। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन ऑकर हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, ये पता चलता है गैस के रिलीज होने से। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है हम लोगों का फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसा कि प्रेसिपिटेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है भाई, तो ये किसी भी सॉल्यूशन का वो पार्ट है जो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं होता है, वो इनसॉल्यूबल रह जाता है और वो कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट क्या हो गया? द इनसॉल्यूबल पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन
which gets settles at the bottom of container during a chemical reaction, उसको हम लोग कहेंगे precipitate। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनमें केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के अंडर क्या होगा कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, जैसे पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट, जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेट का, जो कि लीड आयोडाइड होता है, यानी लीड नाइट्रेट्स में से लेड और पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाता है। ये दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बनाता है, लीड आयोडाइड, जिसका कि कलर होता है येलो कलर का, और वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कंटेनर में नीचे डिपॉजिटेड हो जाता है। ठीक है, इन सब का रिएक्शन हम लोग आगे फर्दर देखेंगे, इनका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे रिएक्शन होता है। बट यहाँ पर क्या देखा हमने कि पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन और लेड नाइट्रेट में से लेड, ये दोनों आपस में कंबाइन करके लेड आयोडाइड बनाया, जो येलो कलर के फॉर्म में होगा और एज ए प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड फीचर की ओर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन कलर, कलर में आने वाला चेंज। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होगा जिनमें रिएक्शन के बाद कलर चेंज हो जाएगा, जैसे कि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। एसिडिफाइड का मतलब इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 मिलाया गया है। एसिडिफाइड का मतलब क्या हो गया, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हम लोग H2SO4 ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम लोग इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। किसी भी सब्सटेंस में अगर हम लोग लिटिल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो वो उसको एसिडिक बना देता है। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो ओरिजिनली पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का कलर होता है ऑरेंज, बट जैसे ही हम लोग SO2 गैस इससे पास कराएंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा ऑरेंज से ग्रीन, ये कलर में चेंजेस आएगा। तो ये कलर में चेंजेस इस बात को प्रूव करता है डैट a chemical reaction has occurred due to which the color of acidified potassium dichromate has changed from orange to green। आगे चलते हैं हम लोग। फोर्थ फीचर, चेंज इन टेम्परेचर, यानी उसके सब्सटेंस के टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज। कभी भी चेंज से ये मत समझिएगा आप लोग कि चेंज का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही होता है। चेंज का सीधा सा मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ना और घटना दोनों चेंज है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड अपने घरों में देखा होगा, जो भी लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया में या बहुत से घरों में आज भी डिस्टेम्पर और प्लास्टिक पेंट ये सारा चीज़ नहीं होता है, नॉर्मल चूना किया जाता है घर में। तो वो जो चूना इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसी को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला CaO होता है। अगर हम इस कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं, इफ़ वी ऐड वाटर टू क्विक लाइम, इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम, जिसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या होता है, स्लेक लाइम इज फॉर्म्ड, CaOH। ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है, CaOH होल 2 होगा। कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग पानी डालते हैं, जिन लोगों ने घर पे ये ऑब्जर्व किया होगा उन लोगों ने देखा होगा एक बड़ा सा कंटेनर है, उसमें पानी रखा हुआ है और जैसे ही हम उसमें चूना डालते हैं वो अचानक से खौलने लगता है, गर्म होने लगता है, कंटेनर गर्म हो जाता है, पानी में बबल्स देखने को मिलते हैं। तो पानी हमने नॉर्मल लिया था, उसमें हम लोगों ने चूना डाला कैल्शियम ऑक्साइड, और जैसे ही ये रिएक्शन हुआ उसमें से उबाल आने लगा, यानी हीट अपने आप रिलीज होने लगा। यहाँ हम लोगों ने कोई हीट नहीं दिया, नो एक्सटर्नल हीट इज सप्लाइड, वी हैड जस्ट टेकन अ नॉर्मल टैप वाटर एंड व्हेन वी हैड एडेड कैल्शियम ऑक्साइड टू इट,
जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में, घर के लैंग्वेज में चूना कहते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो पानी खौलने लगेगा। यानी इस रिएक्शन में क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड खुद पर से अपने आप अपने अंदर से हीट रिलीज कर रहा है। यहाँ चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिला। और ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग ध्यान देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2, ये यहाँ पर ब्रैकेट होगा, CaOH2 कैल्शियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला होता है। सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला होता है CaOH2, जिसे हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। तो हम जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालेंगे, रिजल्ट में क्या फॉर्मेशन होगा, स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें लॉट ऑफ हीट एनर्जी का रिलीज होगा, जो हम लोगों के फोर्थ फीचर को अप्रूव करता है कि हाँ, कहीं पर कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट का भी रिलीज होता है और कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट सप्लाई किया जाता है। यहाँ देखिए, रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इस रिएक्शन में क्या होता है, तो क्या फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। जब ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा बेरियम क्लोराइड, साथ में अमोनिया NH3 एंड वाटर। तो ये जो रिएक्शन होगा, यहाँ पर भी इसके साथ में हम लोग ट्रायंगल का सिंबल लगाएंगे, यानी कि हीट रिलीज होगा। ट्रायंगल का सिंबल इस बात को डिनोट करता है कि ड्यूरिंग अ रिएक्शन हीट इज रिलीज। ठीक है, ये फोर्थ फीचर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने फिफ्थ फीचर की ओर, जो कि है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट यानी कि उसके स्टेट में चेंज होना। स्टेट में कैसा चेंज हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से चला जाए लिक्विड में, लिक्विड से चले जाए वो अपने गैसियस स्टेट में, इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन स्टेट। गैस से रिटर्न भी आ सकता है वो लिक्विड में, लिक्विड से रिटर्न भी आ सकता है वो सॉलिड में। ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड से वो डायरेक्टली चला जाए गैसियस स्टेट में और गैसियस स्टेट से रिटर्न आ जाए डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में। इन सभी तरह के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, चेंज इन स्टेट। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे, जनरली कंबशन रिएक्शन, जहां हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, वैसे केस में क्या होते हैं, सॉलिड या लिक्विड को हम जब बर्न करते हैं तो वो अपने गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ये भी हो गए हमारे केमिकल रिएक्शन के एक फीचर, सच एज बर्निंग ऑफ कैंडल। यहाँ क्या होता है, कैंडल वैक्स होता है, कार्बन का सब्सटेंस है जो सॉलिड के फॉर्म में होता है, और जलाते हैं तो सीधे गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उनको हम लिक्विड के स्टेट में यूज़ करते हैं और उनमें कंबशन होता है, तो वो भी चेंज हो जाता है अपने गैसियस स्टेट में। तो ये फिफ्थ फीचर। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, कहीं पर भी कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो केमिकल रिएक्शन के 5 फीचर होते हैं, जिनमें मिनिमम एक फीचर ऑकर करेगा ही करेगा, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यस, देयर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ ऑकर्ड। और मोर देन एक फीचर भी हो सकता है, बट मिनिमम एक होगा। ठीक है, अब तक हम केमिकल रिएक्शन में कोई नोटेशंस यूज़ नहीं कर रहे थे, यानी कोई साइन, सिंबल, ये सब नहीं, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन था। अब आगे हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम लोग अगर किसी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जो भी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स उसमें इन्वॉल्व हुए हैं उन सभी के सिंबल को लिखते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है भाई इसका डेफिनेशन, इट इज़ द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula of the element and compound involved। एक रिएक्शन आपके सामने है, जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक का रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया, तो क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। यहाँ हाइड्रोजन जब भी किसी रिएक्शन के आउटपुट में मिलता है हमेशा वो गैस के फॉर्म में होता है और वो रिलीज ही होता है। अब हम इस केमिकल रिएक्शन को, ये जो आपने देखा जो यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, ये केमिकल रिएक्शन था।
अब इसी को हम इसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। जिंक के लिए Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4। आफ्टर रिएक्शन फॉर्मेशन किसका हुआ? ZnSO4 और साथ में H2, और ये H2 के साथ हम एक एरो लगाएंगे जो ये डिनोट करेगा कि हाइड्रोजन गैस हैज़ बिन रिलीज्ड। तो हम किसी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं तो इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, और जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो आफ्टर रिएक्शन हमें मिलते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का। केमिकल रिएक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, ये तो कंफर्म हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या अंतर है। अगर केमिकल चेंज होगा तो वहाँ केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन को हम लोग अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन को हम लोग हमेशा बैलेंस्ड करते हैं। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होगा, तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड को थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं इसका हम लोग। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कब? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हम लोग ना तो मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर इसको इजी लैंग्वेज में समझें तो ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी इक्वल, यानी कि जितने भी एटम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में होते हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं वाटर के फॉर्मेशन का। वाटर कैसे बनता है भाई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से वाटर बनता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो हमेशा पेयर में रहते हैं, जैसे हम लोग सोडियम को Na लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, बट हाइड्रोजन को ऑलवेज हम लोग H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग ऑलवेज O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को हम लोग ऑलवेज N2 लिखेंगे, क्लोरीन को हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोरीन को हम लोग लिखेंगे Cl2। उसी तरह से फ्लोरीन को भी लिखते हैं हम लोग Fl2, सॉरी Fl नहीं होता है, F होता है। क्लोरीन को हम लोग क्या लिखते हैं? F2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमेशा अपने में 2 के पेयर में रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं हम लोग अपने रिएक्शन पर। हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनता है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, ऑक्सीजन का O2। अब ये फॉर्मूला H2O कैसे बना भाई? ये हम लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन का होता है +1 और ऑक्सीजन का होता है O2-। ये 2 इधर आ जाएगा हाइड्रोजन के पास और इसका 1 चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्या मिलेगा? H, और ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन के पास आया H2O। ये हम लोगों का वाटर बना, तो हम लोगों ने वाटर के जगह लिख दिया H2O। अब यहीं पर चेक होगा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। यहाँ देखिए रिएक्टेंट साइड में क्या था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट के साइड में जब वाटर बना है तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन 2। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। एंड प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है भैया? 2 और ऑक्सीजन 1। यहाँ पर आया अनइक्वलिटी। देखिए तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर अनइक्वल हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, यहीं पर ये अनबैलेंस्ड है। अभी ये बैलेंस नहीं हो पाया, यानी कि जितना नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में है उतना प्रोडक्ट्स में नहीं है।
अब हम लोग इसको करेंगे बैलेंस। कमी किस में है भाई? कमी हम लोगों के ऑक्सीजन में है। ये इधर 2 था और इधर 1 है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि इसके बाद में 2 लगा देंगे। कभी भी H2O है ना, तो कभी भी हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए H2O लिख के और 2 के बाद O के बाद में 2 नहीं लगा देंगे, ये गलत तरीका है। कभी भी हम लोग अपने मन से नंबर बाद में नहीं लगा सकते। नंबर हमेशा सफिक्स में लगेगा। आप यहाँ लगाइए 1 2 3 4 5 जो भी हो, आप कभी भी उसके पहले लगाएंगे, उसके बाद नहीं। ठीक है, नंबर जब भी लगेगा प्रीफिक्स में लगेगा, सफिक्स में नहीं। ये गलत तरीका हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 2 था। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 2 है बट ऑक्सीजन 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे इसके जस्ट पहले। यहाँ देखिए हम लोगों ने 2 लगा दिया। इस वजह से यहाँ पर जो भी नंबर होता है उसका इफेक्ट दोनों पर होता है। तो हाइड्रोजन पहले तो ऑक्सीजन 2 था, इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, इसके पहले 2 आया, तो बट हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया ना। अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर उसको 4 करना होगा। तो 2 को हटा के 4 नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों ने इसके पहले 2 लगा दिया। तो हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2। अब ये हो गया हम लोगों का केमिकल रिएक्शन बेस्ट। आगे देखते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन को देख के सारा कुछ क्लियर हो जाए कि वहाँ पर क्या क्या हुआ होगा। इसका 3 बेसिक थिंग्स होते हैं। जैसे फर्स्ट बेसिक थिंग्स में आएंगे कि हम लोग फिजिकल स्टेट्स दिखा देंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का। यानी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जो भी फॉर्मेशन हुआ और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कौन किस स्टेट में थे, कौन सा सॉलिड था, कौन सा लिक्विड था, कौन सा गैस था। सेकेंड थिंग, अगर वहाँ हीट चेंजेस हुआ, यानी कि या तो हम लोगों ने हीट दिया या हीट रिलीज हुआ, तो हम लोग उसका नोटेशन दिखाएंगे। और हीट का नोटेशन हम लोग ट्रायंगल साइन से दिखाते हैं। ट्रायंगल का मतलब ही होता है हीट। और अगर एरो डाउनवर्ड है यानी कि हीट सप्लाई किया गया, अगर एरो डाउनवर्ड है तो हम लोगों ने हीट सप्लाई किया, और एरो अपवर्ड है यानी हम लोगों ने कोई हीट सप्लाई नहीं किया है, बल्कि उल्टा वहाँ पर हीट रिलीज हुआ है। थर्ड है कंडीशंस। कंडीशन यानी किस कंडीशन में रिएक्शन हुआ, उसमें कुछ अलग से कुछ ऐड करना पड़ा, कोई कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ा, क्या करना पड़ा। कैटलिस्ट के बारे में हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिजिकल स्टेट 3 तरह का होता है जो हम नॉर्मली जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसको स्मॉल एस, स्मॉल एल और स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये एक फोर्थ स्टेट है, एक्वस स्टेट। ये एक्वस स्टेट क्या होता है भाई? ये जो एक्वस वर्ड आया है वो हम लोगों का एक्वस वर्ड आया है एक्वा से, AQUA। एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो एक्वस का मतलब है अगर किसी भी चीज़ को हम लोगों ने पानी में मिला के उसका सॉल्यूशन तैयार किया, उसका लिक्विड नहीं। जैसे मैग्नीशियम है हम लोगों के पास, मैग्नीशियम को हमने पानी में डाला और बड़े अच्छे से घुला दिया, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम का सॉल्यूशन। इसको हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम का एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी चीज़ को अगर हम पानी में डालेंगे, अगर किसी लिक्विड को ही, जैसे हम लोगों के पास अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, उसे हम लोगों ने पानी में डाल दिया, तो पानी के प्रॉपर्टी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सारा प्रॉपर्टी उस सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा। बट हम वहाँ NH4Cl के बगल में L नहीं लिख के AQ लिखेंगे, क्योंकि वो NaCl ऑलरेडी लिक्विड था। बट अब जब हम लोगों ने उसे पानी में मिला दिया तो एक्वस सॉल्यूशन बन गया, तो वहाँ NH4Cl के बगल में हम लोग ब्रैकेट में L नहीं लिख के AQ लिखेंगे। एक्वस क्लियर हुआ? अब आते हैं हीट चेंजेस में। हीट किसी भी रिएक्शन में अगर इन्वॉल्व होगा तो आइदर हीट इज सप्लाइड और हीट इज रिलीज्ड, और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, ट्रायंगल के सिंबल से। कंडीशन, यूज ऑफ कैटलिस्ट टू कैरी आउट रिएक्शन और प्रोवाइडिंग अ सर्टेन टेम्परेचर फॉर रिएक्टेंट्स टू रिएक्ट।
कंडीशंस क्या होता है भाई, हम लोगों ने यहाँ थर्ड में देखा था कंडीशंस। कंडीशंस का मतलब हो गया कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के समय वहाँ होता है बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे अगर कहीं पर कोई इवेंट हुआ, कोई परफॉर्मर है, कोई ऑडियंस है, परफॉर्मर ने परफॉर्मेंस दिया, ऑडियंस ने उसको देखा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने वालों ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया, बट कुछ ऐसे स्टाफ्स होंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनाइज किए हुए इवेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं, वो होते हैं कैटलिस्ट। जो बिना उस इवेंट में पार्टिसिपेट किए उसको सक्सेसफुल बनाएं। तो कैटलिस्ट रिएक्शन के टाइम पर ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए उस रिएक्शन को सक्सेसफुल बनाते हैं। जैसे अगर कहीं हीट सप्लाई कम है तो हम लोगों ने उस पर कुछ सब्सटेंस डाला एज ए कैटलिस्ट, उसने क्या किया, उस रिएक्टेंट्स के टेम्परेचर को बढ़ा दिया ताकि रिएक्शन इजीली कैरी फॉरवर्ड हो जाए और हम लोगों को डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले। अगर कहीं पर कोई रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत फास्टली हो रहा है और हम लोगों को उसके रेट को कंट्रोल करना है, तो वहाँ भी हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, वहाँ निगेटिव कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जो हीट को कंट्रोल करेगा। तो कैटलिस्ट क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप लोग माइंड में रखिएगा, अगर कभी कहीं कोई पूछे तो आप लोग बता पाओगे। Catalysts are those substances which controls any reaction or help in a reaction for it to be carried out without being actually participating in the reaction। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस हैं जो किसी रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए उसको कैरी आउट करते हैं और उसको कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक टर्म देखने को मिल रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हीट या तो हम लोग सप्लाई करेंगे या तो हीट रिलीज होगा। तो हीट सप्लाई और रिलीज दो कंडीशन है, उसी पे नेम आया है हम लोगों का एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो यानी कि एंटर्ड, द रिएक्शन इन विच हीट इज सप्लाइड, ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं उस रिएक्शन को कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी उस रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए हीट का इनपुट देना पड़ा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है भाई? तो जो हम लोग मार्बल देखते हैं, कौन सा मार्बल जिससे हम लोग फ्लोर में लगाते हैं, एज अ फ्लोरिंग यूज करते हैं, वो उसका केमिकल फार्मूला CaCO3 होता है, वही है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम लोग उसको हीट करेंगे तो वो दो पार्ट में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस रिलीज होगा। बट ये रिएक्शन के कैरी आउट करने के लिए यहाँ देखिए एरो के ऊपर ट्रायंगल का सिंबल दिया हुआ है, यानी ये रिएक्शन खुद पर खुद कभी नहीं होगा, हम लोग हीट देंगे तब ये रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर हीट हम लोगों ने दिया एज ए इनपुट, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हम लोग का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर हीट हम लोग नहीं देते हैं, द रिएक्शन इन विच नो हीट इज सप्लाइड, कोई हीट का सप्लाई नहीं किया गया है, बट द रिएक्शन इटसेल्फ रिलीजेज हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ प्रोडक्ट्स बनने के बाद खुद पर खुद हीट रिलीज होता है। मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि हम लोगों ने पानी में चूना डाला तो चूने का पानी तैयार हुआ जिसको हम लोग लाइम वाटर कहते हैं, और रिलीज किया हुआ वहाँ पर हीट। यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, उसे हम लोगों ने पानी में डाला तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट रिलीज हुआ। ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन, किसी भी कार्बन प्रोडक्ट को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और साथ में हीट रिलीज होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन के बैलेंसिंग को, हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं और साथ में इंफॉर्मेटिव भी बनाएंगे। पहला रिएक्शन है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में होता क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, हम लोग के बॉडी में ग्लूकोज टूटता है, हम लोगों ने जूनियर क्लास में ये रिएक्शन देखा ही होगा। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज बॉडी में जाने के बाद एक्वस फॉर्म में होता है, क्योंकि हम लोग प्लेंटी ऑफ वाटर लेते हैं पानी के साथ। प्लेंटी ऑफ वाटर क्यों लेते हैं?
ताकि फूड जो हम लोग खा रहे हैं वो डाइजेस्टेबल फॉर्म में रहे, लिक्विड के फॉर्म में, जो इजीली पूरे बॉडी में ट्रैवल कर सके, क्योंकि हम लोगों के बॉडी में ट्रैवलिंग का मीडियम होता है ब्लड, जो पूरे बॉडी का ट्रैवलिंग एजेंट होता है, और हम लोगों के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ब्लड कंडक्ट कराता है, इसलिए फूड लिक्विड स्टेट में चला जाता है पानी पीने के बाद। तो यहाँ पर ग्लूकोज भी लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है और वो एक्वस स्टेट में है। रेस्पिरेशन के टाइम में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं जो गैसियस फॉर्म में होता है, और ये ग्लूकोज को तोड़ता है, कैसे, CO2 गैस रिलीज होगा जो कि हम लोग एक्सेल करेंगे, H2O लिक्विड के फॉर्म में, और साथ में एनर्जी जिसको हम लोग का बॉडी यूज करता है वेरियस फिजिकल एक्टिविटी एंड इंटरनल एक्टिविटी, यानी कि ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ये हो गई इस रेस्पिरेशन के बारे में कुछ डिस्कशंस। अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं, ये बैलेंस्ड नहीं है भाई। देखिए कैसे, रिएक्टेंट साइड देखते हैं, कार्बन कितना है, यहाँ देखिए तो कार्बन आपका है 6, हाइड्रोजन है 12, और ऑक्सीजन यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, 8। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड, यहाँ कार्बन कितना है, कुछ नहीं है, सिर्फ 1, और यहाँ पर 6। एक एक करके काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग कार्बन को देखते हैं। यहाँ कार्बन 6 था, यहाँ कार्बन 1 है, तो पहले कार्बन को बैलेंस करने के बारे में सोचते हैं। रिएक्टेंट साइड एज इट इज़ रहने दिए, हम लोग कार्बन के पहले 6 लगा दिए। तो अब देखिए भाई, कार्बन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किस में कमी है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन, कार्बन तो बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है अभी भी, यहाँ हाइड्रोजन 12 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, यानी इसे भी 12 करना होगा। तो 12 करने के लिए H2 की जगह H12 तो नहीं लिख सकते हैं, जो नंबर लगाएंगे उसके पहले लगाएंगे। तो हम लोगों ने हाइड्रोजन के पहले लगा दिया 6। अब 6 2 जा 12। अब देखिए हाइड्रोजन भी यहाँ 12 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ भी 12 हो गया, कार्बन यहाँ 6 था, कार्बन यहाँ 6 हो चुका था। अब बारी है ऑक्सीजन का। यहाँ ऑक्सीजन कितना है देखिए तो 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, 8। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 2 था, 2 × 6, 6 2 जा, यहाँ ऑक्सीजन हो गया है 12। यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितना है 12, और 6 ऑक्सीजन यहाँ है, तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर हम लोगों का हो चुका है 18। यानी अब रिएक्टेंट साइड भी ऑक्सीजन को 18 करना होगा। 18 करने के लिए सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ कितना है, ऑलरेडी 6 है। कार्बन हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बैलेंस हो चुका है, हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में टोटल है 18। कैसे है 18 भाई, यहाँ O2 × 6, 6 2 जा 12, और 6 यहाँ, टोटल ऑक्सीजन हो गए हम लोगों के 18। अब आते हैं रिएक्टेंट साइड में, यहाँ ऑक्सीजन 6 है, 6 यहाँ है, अगर इसको 12 बना दिया जाए, इस ऑक्सीजन को 12 बना दिया जाए, तो 6 और 12 18। इसे 12 बनाने के लिए ऑक्सीजन से पहले हम लोगों ने ऐड किया यहाँ पर 6, और ये 6 ऐड करने से टोटल ऑक्सीजन इधर भी हो गया 18 और इधर भी हो गया 18। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ऐसे ही रिएक्शन बैलेंस होता है। इस मेथड को हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल, HEAT नहीं, HIT, हिट। हिट यानी कि हम लोग अपने मन से एक नंबर डालते हैं, HIT, ये हो गया हिट एंड ट्रायल, TRIAL, हिट एंड ट्रायल, यानी कि एक एक नंबर हम लोग डालेंगे और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड को बैलेंस करेंगे। इसी तरह से रिएक्शन हम लोगों का बैलेंस होता है। हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, हम लोगों ने यहाँ पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है। अभी आप इस 2 को भूल जाइए और इस 2 को भी भूल जाइए, तो क्या बना, KCl + O2। अब बैलेंसिंग देखेंगे, K ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई बात नहीं, Cl 1 है, Cl भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना था
3 और इधर कितना था भाई 2। कभी भी बैलेंसिंग ऑड में नहीं पॉसिबल है। बैलेंसिंग जब भी होगा इवन नंबर में होगा किसी भी चीज़ का। ये ऑक्सीजन 3 था, 3 को हम लोगों को ऑड में से इवन में लाना है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 2 था, इसके आगे 3 लगा दिया, ये भी ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 हो गया। बट उसके साथ एक प्रॉब्लम, पोटेशियम 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, तो इसके भी आगे हमने 2 लगा दिया। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसी तरह से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ एक सिंबल देखिए ट्रायंगल का, जो ये बता रहा है कि हीट सप्लाई किया गया, और यहाँ MnO2 भी रिएक्शन के टाइम पर ऐड किया गया। बट क्या MnO2 यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला है? MnO2 नहीं ना मिला है। तो यहाँ पर MnO2 हम लोगों का क्या हो गया? ये हो गया हम लोगों का कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट है, CATALYST। Here MnO2 is a catalyst which helps to continue the reaction without participating in the reaction। तो हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा? केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस होगा तो वहाँ केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन का 5 फीचर है, क्या क्या है भाई? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर हम केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो केमिकल इक्वेशन है, उसे बैलेंस करना ज़रूरी है, तभी जाके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए वहाँ 3 चीज़ देखेंगे। फिजिकल स्टेट इंडिकेट करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, कलर, ये सब दिखाएंगे, एवोल्यूशन ऑफ गैस दिखाएंगे, और हीट एक्सचेंज, कैटलिस्ट, ये सब दिखाएंगे। 2 तरह का रिएक्शन होगा हीट के टर्म में, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जहाँ हीट इनटेक होगा यानी कि हीट हम लोग इनपुट करेंगे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ विदाउट प्रोवाइडिंग एनी हीट ऑटोमेटिकली हीट इज रिलीज्ड, उसको हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और रिएक्शन को बैलेंस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तभी हम लोगों को एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर बैलेंसिंग करने का कुछ 2 रिएक्शन दिखाया। अगर आप लोगों को बैलेंसिंग पे एक वीडियो चाहिए जहाँ पर 10, 15, 20 रिएक्शन को हम बैलेंस करके आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करें, जिससे आप लोगों का बैलेंसिंग क्लियर हो, तो आप कमेंट करेंगे। और अगर इससे सेटिस्फाइड है तो आप लोग सबसे पहले बैलेंस करने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग रेफरेंस बुक में एस चांद NCERT के अलावा एस चांद या गोयल ब्रदर कुछ भी यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होंगे एक्सरसाइज में जो बैलेंस करने के लिए दिए गए होंगे, उसे बैलेंस करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करें, हम बैलेंसिंग पे एक अलग से वीडियो बना के आपको 10, 15, 20 रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट हैं, कैसे बैलेंसिंग किया जाता है वो बताएंगे। और इसके बाद अब इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो बचा हुआ है, जो कि हम लेके 2-3 दिन के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो यहीं हम लोग एंड करते हैं, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ऑब्वियसली आप लोग लाइक करेंगे और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। Thank you to everyone for watching this video. Goodbye.